दीक्षा, तुम बात को समझने की कोशिश करो। भाभी ने बहुत मन से हमें इनवाइट किया है। हम वहाँ नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। और यहाँ मैं सर्दी जुकाम से परेशान हूँ, उसका क्या? इतनी छींकें आ रही हैं, मुझे नाक बह रही है, कमर में दर्द हो रहा है और लग रहा है जैसे थोड़ी देर में मुझे बुखार भी आ जाएगा। मुझे घर पर आराम करना है। तुम अकेले क्यों नहीं चले जाते? अतुल परेशान हो गया और झुंझलाते हुए बोला, तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। अरे वहां जाकर तुम्हें करना ही क्या है? थोड़ी देर पार्टी में रहकर सबको अपना चेहरा दिखा लेना। वैसे भी भाभी कह रही थी कि अगर तुम लोग नहीं आओगे तो मैं मेहमानों को क्या जवाब दूंगी। अब मम्मी पापा के बाद तो भैया भाभी हम लोगों के अपने हैं। उन लोगों से बनाकर नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? भैया भाभी से बना कर रखने के लिए पत्नी के जाम के साथ खिलवाड़ करना जरूरी है क्या? तुम उनसे बोलते क्यों नहीं कि मेरी तबीयत खराब है? मैं सुबह ही भैया को सब बता चुका हूँ, लेकिन भाभी बार बार कह रही है कि तुम लोगों को आना ही होगा। मैं भाभी की बात नहीं टाल सकता। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और चलो भैया भाभी के घर। पार्टी शुरू होने में भी 4 घंटे का समय बाकी है। इतना पहले जाकर हम क्या करेंगे? हम लोग घर वाले हैं, मेहमान नहीं। तो हमें तो समय से पहले जाना ही चाहिए ना। पिछली बार भी तुम मुझे उनके यहाँ पूजा में 5 घंटे पहले लेकर गए थे। तब जेठानी जी ने सारा काम मुझ पर छोड़ दिया था और खुद तैयार होने के लिए अपने रूम में जाकर बंद हो गई थी। क्या तुम्हें मेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं रसोई संभालने की हालत में हूँ? मैंने उन्हें बताया है ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो वह तुमसे कोई काम नहीं करवाएंगी। तुम बस वहां जाकर आराम से बैठना और पार्टी शुरू होगी तो थोड़ी देर बाद खाना खाकर हम वापस चले आएंगे। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। भैया भाभी को क्या इतनी समझ नहीं है कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुमसे कोई काम ना करवाएं? मैंने तो सुबह ही फोन करके उन्हें बता दिया था कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। तो क्या उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया होगा? भैया भाभी ने जरूर रसोइया बुला लिया होगा। अब तुम फालतू की बहस मत करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। अतुल ने अलमारी खोलकर दीक्षा के ऊनी कपड़े निकालकर बिस्तर पर पटक दिए। तुम तैयार हो जाओ, मैं जरा गाड़ी साफ कर लेता हूँ। इतना कहकर अतुल बाहर आंगन में आकर अपनी स्कूटी साफ करने लगा। दीक्षा की आंखों में आंसू भर आए और वह सोचने लगी, अपने भैया भाभी के आगे कभी मेरे बारे में सोचते ही नहीं हैं। आज दीक्षा के जेठ और जेठानी की शादी की सालगिरह थी। हर साल वह लोग पार्टी करते थे, लेकिन खाना बनाने के लिए किसी को नहीं बुलाते थे। दीक्षा ही सारी रसोई संभालती थी। अब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तब तो किसी तरह वह सारा काम संभाल लेती थी, लेकिन आज उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वह खाना कहाँ से बना पाती। उसे वहां जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन वह भी अब देखना चाहती थी कि क्या बीमारी में भी उससे काम करने की उम्मीद की जा रही है। वह किसी तरह तैयार हुई। उसकी आंखों में भयंकर जलन हो रही थी, नाक भी बह रही थी। थोड़ी देर में तैयार होकर वह अपने पति से बोली, मैं चल तो रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं कोई काम तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तभी अतुल ने उसके कंधे को पकड़ते हुए कहा, मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करती हो? वैसे भी भैया भाभी तुम्हारी हालत देखेंगे तो तुम्हें कोई काम करने के लिए थोड़ी ना कहेंगे। अब चलो हम चलते हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम तुम चलने को तैयार तो हुई। दीक्षा चुपचाप स्कूटी पर पीछे बैठ गई। स्कूटी पर बैठे बैठे भी उसे चक्कर आ रहे थे, तो उसने कसकर अतुल को पकड़ रखा था। लगभग 45 मिनट बाद वह लोग जेठानी के घर पर पहुंच चुके थे। आंगन में ही उनके बच्चे खेल रहे थे। वो घर पर पहुंचे तो कोई भी तैयारी हुई दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही अतुल के भैया ने उन्हें देखा, वो कहने लगे, अरे अतुल, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। जरा हाल की सजावट कर दो यार, तुम डेकोरेशन बहुत अच्छा करते हो। जरूर भैया, क्यों नहीं। अतुल ने गुब्बारे लेकर फुलाने शुरू कर दिए। दीक्षा वहीं उसकी बगल में सोफे में बैठ गई। उसका शरीर भी हल्का हल्का गर्म होने लगा था। तभी उसकी जेठानी अपने रूम से निकलकर बाहर आई और कहने लगी, अरे दीक्षा, आ गई तुम? चलो हम किचन में चलकर बातें करते हैं। दीक्षा ने प्रश्न भरी नजरों से अतुल को देखा तो अतुल बोला, भाभी, दरअसल इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इसे यहीं बैठने दीजिए, यह रसोई में खड़ी नहीं रह पाएगी। अरे, मैं रसोई में चेयर लगा दूंगी।
अकेली मैं बोर हो जाऊंगी। दीक्षा ने अतुल की ओर देखा तो अतुल ने उसे जाने का इशारा किया। दीक्षा किसी तरह लड़खड़ाते कदमों के साथ किचन में पहुंची। किचन में पड़ी चेयर पर वह बैठ गई। सुनो, तुम बैठे बैठे ये सब्जियां काट दो। दाल में भिगो चुकी हूँ, चावल भी धोकर रख दिया है। सब्जी काटने के बाद मसाला तैयार कर लेना और यह आटा गूंथकर कचौड़ी की तैयारी भी कर लो। बीच बीच में आकर मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। इतना कहकर वह किचन से बाहर जाने लगी तो दीक्षा हैरान रह गई। तभी रसोई के दरवाजे पर खड़ा अतुल बोल पड़ा। लेकिन भाभी, मैंने तो आपको सुबह ही बता दिया था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज यह कोई काम नहीं कर पाएगी। आपने किसी रसोइये को क्यों नहीं बुला लिया? देवर जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? आपने तो सुबह बताया था। मैं तो दीक्षा के भरोसे ही बैठी थी ना। इतनी जल्दी रसोईया कहाँ से मिलेगा? इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी इसकी मदद कर दूंगी। हम दोनों मिलकर काम संभाल लेंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं भाभी, यह कोई काम नहीं करेगी। इसकी तबीयत सच में बहुत खराब है। अब दीक्षा को हल्की ठंड भी लगने लगी थी और उसका शरीर कांप रहा था। अतुल ने उसका माथा छूकर देखा तो कहने लगे, अरे, तुम्हें तो तेज बुखार हो गया है। चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। यह सुनकर भाभी बौखला गई और कहने लगी, अरे, यहाँ का काम छोड़कर तुम लोग कहाँ चल दिए? क्या परिवार ऐसा ही होता है? तुम लोग मेहमान नहीं हो जो सीधे पार्टी में ही आओगे? भाभी, जब मेरी पत्नी की तबीयत ठीक रहती है तब वह सारा काम आराम से संभाल लेती है ना। लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या उसे आराम नहीं मिलना चाहिए? क्या इतनी सी बात के लिए आप हमारे रिश्तों पर उंगली उठाएंगी? मैंने तो सोचा था मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है तो तुम हमसे बना कर रखोगे। भैया भाभी से बनाकर रखने के लिए क्या पत्नी की सेहत को नजरअंदाज कर दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह मेरी पत्नी के साथ गलत होगा। अगर अभी काम करते करते यह बेहोश हो गई या इसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई या एडमिट हो गई तो क्या आप लोग आकर हमारी गृहस्थी संभालेंगे? इस बात पर भाभी खामोश हो गई। तभी भैया ने पीछे से आकर कहा, अतुल, अगर छोटी बहू की तबीयत ज्यादा खराब है तो तुम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। यहाँ की व्यवस्था हम देख लेंगे। अतुल को थोड़ी राहत मिली कि उसके भैया तो थोड़े समझदार हैं, जिन्होंने उनकी परेशानी को समझा। वह भैया से विदा लेकर तुरंत ही दीक्षा को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने तुरंत ही उसके कुछ टेस्ट करवाए और बताया कि इन्हें मलेरिया हुआ है और भरपूर आराम के साथ इनकी डाइट का भी ध्यान रखना होगा और दवाइयां भी समय पर लेनी होंगी। मलेरिया का नाम सुनकर तो अतुल घबरा ही गया था। वह सीधे उसे लेकर घर चला आया और खुद किचन में जाकर उसके लिए सादा भोजन बनाकर ले आया। खाना खाने के बाद जब दीक्षा ने दवाई खाई तब जाकर उसका बुखार उतरना शुरू हुआ और तब अतुल ने राहत की सांस ली। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे पति ने मेरा साथ दिया, वरना हर बार तो रिश्ते निभाने के नाम पर मुझसे कठोर परिश्रम करवाया जाता था और आपको भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, मगर आज पत्नी की सेहत के आगे मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि किसी को कहीं बुरा ना लग जाए। रिश्तों को निभाने से ज्यादा जरूरी है समझ और संवेदनशीलता की। परिवार का काम तो मिलकर हो सकता है, लेकिन अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसका साथ देना सबसे बड़ा कर्तव्य है। पति पत्नी का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे की तकलीफ को अपनी जिम्मेदारी समझें और उसके आगे समाज या रिश्तेदारों की परवाह न करें।